राम राम वैद्य जी। क्या हाल है? राम राम चंदू। आओ आओ बैठो। मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो? भगवान की दया से सब ठीक है वैद्य जी। आपका बेटा नारायण अब तो बड़ा हो गया होगा। हाँ चंदू, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मेरे साथ मेरे काम में मेरा हाथ बटाता है। जड़ी बूटियां लाने में मेरी मदद करता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर चंदू, एक बात है, मेरा बेटा नारायण बहुत ही कम बोलता है, हमेशा चुप रहता है। इतने में नारायण आ जाता है। नमस्ते चंदू चाचा। जीते रहो बेटा। अच्छा वैद्य जी, मैं चलता हूँ। मुझे थोड़ा काम है। फिर कभी आऊंगा और बैठूंगा। ठीक है चंदू। चलो बेटा नारायण, जंगल चलते हैं। कुछ जड़ी बूटियां लानी है आज के लिए। ठीक है पिताजी। नारायण और उसके पिता जंगल जंगल घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करके जब रात में घर वापस आते हैं तब रास्ते में इस कच्ची झोपड़ी से किसी औरत की रोने की हल्की सी आवाज आ रही है। लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ है। अगली सुबह पता चला कि झोपड़ी में रहने वाली विधवा महिला को किसी ने लूट लिया। गांव में चर्चा हुई। लोग दबी जुबान में बात करते रहे, लेकिन नारायण चुप रहा, कुछ नहीं बोला। एक दिन नारायण अपने पिता के साथ पास के गांव के एक संत से मिलने गया। संत ने नारायण से पूछा, नारायण, तुम इतना शांत क्यों रहते हो? संत जी, मुझे कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और कभी डर लगता है कि मेरी बात से किसी को दुख ना हो। संत गंभीर हो गया और बोला, बेटा, जब जरूरत पर इंसान चुप रहता है तो वह सच का हक छीन लेता है। तेरी चुप्पी ने अगर किसी भी को नुकसान पहुंचाया तो वो पाप होगा, विनम्रता नहीं। यह बात नारायण के भीतर उतर गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, सुनो गांव वालों, मैं इस गांव में एक कुआं खुदवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम सबको अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। लोग लालच में आ गए क्योंकि गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। ये व्यापारी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं चुपचाप इसकी बैलगाड़ी का पीछा करता हूँ। नारायण ने देखा कि वह पहले दो गांवों में भी यही कर चुका था और बाद में सबको बेघर कर दिया। क्या मेरा अब भी चुप रहना सही रहेगा? नहीं, अगर मैं अब भी चुप रहा तो बहुत गरीब बेघर हो जाएंगे और मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। गांव की पंचायत बैठी। व्यापारी अपने मीठे शब्दों से सबको मना रहा था। तभी भीड़ में से नारायण उठा। सब चौंक गए। पहली बार किसी ने उसे बोलते देखा था। वह बोला, मैंने अपनी चुप्पी से पहले एक गलती की है, अब और नहीं। ये व्यापारी धोखेबाज है। मैंने देखा है कि ये व्यापारी दो और गांव के लोगों को पानी का लालच देकर उनकी जमीनें हड़प चुका है और उन गरीबों की इसने जमीन वापस नहीं दिया। सबूत है मेरे पास। पिताजी, आप और मुखिया जी और गांव के दो लोग
मेरे साथ चलिए। उस गांव जाते हैं जिस गांव में इन्होंने धोखा दिया है, जमीन हड़प लिया है। फिर इस व्यापारी की असलियत सबके सामने आएगी। ठीक है बेटा, आप ही चलो, हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ हाँ नारायण, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आखिर इन गरीबों की जमीन का सवाल है। नारायण अपने पिता और मुखिया जी और दो गांव के लोगों को लेकर उस गांव में जाता है। उस गांव के लोग बहुत दुखी थे। रामू काका, क्या आप बता सकते हैं कि व्यापारी इस गांव में भी आया था जिसने यहाँ के लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम करवा ली हैं? मुखिया जी, व्यापारी हमें पानी का लालच देकर हमारी सारी जमीन अपने नाम करवा लिया है। गांव का दूसरा आदमी रोते हुए, हाँ हाँ मुखिया जी, हम बर्बाद हो गए। हम अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? गांव वालों, तुम सब रोना बंद करो। हम उस व्यापारी को पुलिस के हवाले कर देंगे। और उस व्यापारी को आप सबकी जमीनें वापस देना पड़ेगा। गांव वालों ने उस व्यापारी को पुलिस के हवाले कर दिया और कानून ने उस सब गरीब लोगों की जमीन भी वापस दिलवा दी। गांव वाले खुशी से नारायण को सर पे बिठा लिया। मुखिया जी, आपके बाद नारायण ही अगला मुखिया बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, नारायण में मुखिया बनने के सारे गुण हैं। तो फिर अगला मुखिया नारायण ही होगा। नहीं नहीं, मैं मुखिया नहीं बनना चाहता। बस फिर कभी गलत के सामने मैं चुप नहीं रह सकता।